दोस्तों, भारत के मशहूर शहर मुंबई के अंदर एक इलाका है कि जिसको दुनिया में डोंगरी के नाम से जाना जाता है। हमारी नई जनरेशन के ज्यादातर लोग तो ऐसे हैं कि जो इस इलाके के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, और जो थोड़े बहुत लोग जानते भी हैं वो दरअसल उस मुनव्वर फारूकी की वजह से जानते हैं कि जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और साथ ही साथ उन्होंने हाल ही में बिग बॉस नाम का मशहूर रियलिटी शो जीता है। क्योंकि मुनव्वर फारूकी न सिर्फ इस इलाके से बिलोंग ही करते हैं बल्कि अक्सर वो ऑन स्क्रीन अपने इस इलाके को प्रमोट भी करते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने उनका वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि ट्रॉफी तो डोंगरी ही जाएगी। दोस्तों, आज के दौर में हम लोगों के लिए ये डोंगरी नाम भले ही बड़ा नया और आम सा हो, लेकिन जितने भी लोग सन 1950 और 60 से लेकर 1990 और 2000 के बीच पैदा हुए हैं, वो सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कोई आम नाम या फिर कोई आम इलाका नहीं है, बल्कि ये तो वही इलाका है कि जिसका किसी दौर में सिर्फ नाम सुनते ही न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में लोग कांप जाते थे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि मुंबई का ये पर्टिकुलर इलाका न सिर्फ लंबे वक्त तक के लिए अंडरवर्ल्ड का गढ़ बना रहा, बल्कि इसी इलाके ने ही उस इंसान को जन्म दिया कि जो आगे जाकर अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक चेहरा बना। हाँ दोस्तों, मैं उसी चेहरे और उसी इंसान की बात कर रहा हूँ कि जिसको आज दुनिया दाऊद इब्राहिम के नाम से जानती है। वही दाऊद इब्राहिम के जो क्राइम की दुनिया में इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि इंडिया की जो मोस्ट वांटेड की लिस्ट है उसमें भी वो हमेशा टॉप पर ही बना रहा, जिसकी जिंदगी के ऊपर एक पूरी किताब भी लिखी गई जिसका नाम है डोंगरी टू दुबई। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात दाऊद इब्राहिम की नहीं बल्कि उस इंसान की होगी कि जिसको दाऊद का गुरु माना जाता है और जिसके अंडर में रहकर ही दाऊद न सिर्फ इतना ज्यादा ताकतवर बना बल्कि आगे जाकर खतरनाक भी बन गया। बात होगी उस इंसान की कि जिसको मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन माना जाता है और जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो इतिहास का पहला ऐसा डॉन था कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी के ऊपर गोली नहीं चलाई, न ही तलवार चाकू वगैरह जैसे हथियारों से किसी के ऊपर हमला किया। 20 साल तक लगातार अंडरवर्ल्ड पर राज किया, मगर उसके बावजूद भी कभी इस इंसान के ऊपर किसी का मर्डर वगैरह करने का कोई इल्जाम या फिर कोई केस भी नहीं हुआ। बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बड़े चेहरे जैसा कि धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, राज कपूर और दिलीप कुमार वगैरह, ये सारे लोग इस इंसान को अपना जिगरी दोस्त मानते, इसके साथ पार्टीज वगैरह करते, तो दूसरी तरफ आम पब्लिक भी ज्यादातर इस इंसान को अपना मसीहा कहती। महंगी गाड़ियों के शौकीन और हमेशा सफेद कपड़े पहनने वाले इस मशहूर डॉन को दुनिया आज तक हाजी मस्तान के नाम से याद करती है। और तो और बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस इंसान के ऊपर फिल्में भी बनाई गई हैं। मिसाल के तौर पर अमिताभ बच्चन की दीवार नाम की वो फिल्म कि जिसने अमिताभ को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाई, वो दरअसल इसी इंसान की जिंदगी पर बनी थी। इसके अलावा नए दौर में अजय देवगन की मूवी वंस अपॉन अ टाइम मुंबई भी इसी इंसान की कहानी पर बनी है। अब एक हद से ज्यादा गरीब फैमिली में पैदा होने वाला बच्चा मुंबई का इतना बड़ा और पहला डॉन कैसे बन गया, इसके पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, हाजी मस्तान का रियल यानी कि असली नाम था मस्तान हैदर मिर्जा। जन्म हुआ था 1 जनवरी सन 1926 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि फैमिली तो हद से ज़्यादा गरीब थी, इतनी गरीब कि कई बार तो घर पर 2-2 या 3-3 टाइम तक लगातार खाना भी नहीं बनता था। मस्तान मिर्जा की उम्र अभी 8 साल ही थी कि इनके पिता ने ये फैसला किया कि क्यों ना मुंबई जाया जाए, क्योंकि अगर शहर में पहुंचेंगे तो जाहिर है इतना तो कमा ही लेंगे कि घर बार वगैरह चल सके। इसीलिए मुंबई पहुंचे और वहां पर साइकिल रिपेयरिंग की एक दुकान यानी कि पंक्चर लगाना या फिर साइकिल की दूसरी तरीके से रिपेयरिंग वगैरह का काम शुरू कर दिया। मस्तान मिर्जा भी 8 साल की उम्र से अपने फादर के साथ ही काम करने लगा। 8 साल का मस्तान मिर्जा उस साइकिल की दुकान पर बैठते बैठते अब 18 साल का हो चुका था, यानी 10 साल गुजर चुके थे, मगर कोई खास कामयाबी न मिल सकी, क्योंकि जाहिर है उस साइकिल की दुकान से कोई ज्यादा आमदनी हो ही नहीं पा रही थी। दुकान के सामने मौजूद रोड से अक्सर महंगी महंगी गाड़ियां गुजरती कि जिनको मस्तान मिर्जा अपनी हैरत भरी निगाहों से देखता। महंगी महंगी गाड़ियों के अलावा मुंबई में मौजूद आलीशान और खूबसूरत बंगलों पर भी मस्तान मिर्जा की नजर पड़ा करती थी, मगर जाहिर है मस्तान मिर्जा कुछ कर नहीं सकता था। इसी 10 साल के पूरे अरसे में ही मस्तान मिर्जा के बहुत सारे दोस्त वगैरह भी बन गए थे, और इन्हीं दोस्तों में से ही कुछ ने उसको मशवरा दिया कि कब तक इस दुकान वगैरह पर बैठा रहेगा जहां तेरी आमदनी भी नहीं होती है, क्यों ना तू उस बंदरगाह पर चल कि जहां पर तेरी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी।
अपने दोस्तों के मशवरे पर ही मस्तान मिर्जा ने ये साइकिल रिपेयरिंग का काम छोड़ा और बंदरगाह पहुंचकर कुली बन गया। पानी के जहाज से जितना भी सामान उतरता या जितने लोग उतरते, उनका सामान अपने ऊपर रखकर हाजी मस्तान ने ढोना शुरू कर दिया। और यहीं से ही मस्तान मिर्जा ने अब वो काम करना भी शुरू किया कि जिसके बलबूते पर आगे जाकर मस्तान मिर्जा ने अपना पूरा ये अंडरवर्ल्ड का एम्पायर खड़ा किया। यानी जिसके बलबूते पर मस्तान मिर्जा न सिर्फ अमीर हुआ बल्कि पूरी जिंदगी ही बदल गई। ये काम था स्मगलिंग का, यानी कि सोना, चांदी या फिर इलेक्ट्रॉनिक वगैरह के बहुत सारे कीमती आइटम जो दुनिया भर के अलग अलग देशों से आते थे, उसको अपने पास छिपा कर, क्योंकि जाहिर है मस्तान मिर्जा तो कुली हुआ करते थे, बंदरगाह पर मौजूद जो अथॉरिटी है उससे बचते हुए बाहर तक पहुंचाना। दोस्तों, मस्तान मिर्जा की ईमानदारी से जुड़ी हुई कहानियां भी काफी मशहूर हैं। एक कहानी शेख मोहम्मद अल गालिब के बारे में भी सुनाई जाती है, जो एक अरबी इंसान था और मस्तान मिर्जा का काफ़ी पक्का दोस्त बन गया था। और यही इंसान मस्तान मिर्जा से अब बड़े लेवल पर गोल्ड वगैरह की स्मगलिंग कराने लगा था। एक बार की बात है, जब ये सऊदी अरबिया के इलाके से ढेर सारा गोल्ड लेकर भारत आया तो पहले ही किसी ने मुखबरी कर दी थी, जिसकी वजह से यहाँ की पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और उसको आगे चलकर 3 साल की सज़ा भी सुना दी गई। मगर हाँ दोस्तों, जब इसको पुलिस ने अरेस्ट किया था तो उससे पहले ही ये कुछ गोल्ड हाजी मस्तान को स्मगल करने के लिए दे चुका था। इसीलिए मोहम्मद अल गालिब को चिंता भी थी और शायद यकीन भी हो चुका था कि उसका वो गोल्ड तो अब बर्बाद हो गया है। लेकिन 3 साल की सजा काटने के बाद जब वो दोबारा बंदरगाह पर पहुंचा, हाजी मस्तान से मिला तो हाजी मस्तान उसको अपने घर लेकर गए। वहां पर बकायदा उसकी वो पेटी, उसकी वो संदूक बिल्कुल वैसे ही मौजूद थी जैसी उसने हाजी मस्तान को दी थी। यानी हाजी मस्तान ने उसको खोल कर भी नहीं देखा था। उसको जब खोल कर देखा गया तो उसमें गोल्ड बिल्कुल वैसा ही रखा था, जिससे खुश होकर अब उस मोहम्मद अल गालिब ने उसमें से आधा गोल्ड हाजी मस्तान को ही दे दिया। और बस यहीं से मस्तान मिर्जा की जिंदगी में एक और भी बड़ा मोड़ आया। पैसा तो काफी आ ही रहा था, नाम भी काफी हो चुका था और हमेशा अब मस्तान मिर्जा मर्सिडीज से ही घूमा करता था। हाथ में हमेशा 5 स्टार ब्रांड की मशहूर सिगरेट रहा करती थी और बॉलीवुड के बड़े बड़े चेहरों के बीच में उठना बैठना था। माना जाता है कि हाजी मस्तान को मधुबाला से भी प्यार हुआ था, लेकिन ये मोहब्बत कभी मुकम्मल ना हो सकी और आखिर में मस्तान मिर्जा ने सोना नाम की एक ऐसी लड़की से शादी की कि जिसकी शक्ल मधुबाला से मिला करती थी। फिलहाल हर गुजरते दिन के साथ मस्तान मिर्जा का कद बढ़ता ही जा रहा था। मस्तान मिर्जा बगैर गोली चलाए और बगैर हथियारों वगैरह का इस्तेमाल किए हुए ही मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा और पहला डॉन बन चुका था। याद रहे दोस्तों कि ये वो दौर था कि जहां एक तरफ तो हाजी मस्तान का पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अब नए नए गैंग भी उभरने लगे थे, जैसा कि पठान ब्रदर्स या फिर दाऊद इब्राहिम वगैरह। लेकिन हाँ, ये जितने भी छोटे बड़े गैंग थे ये सब मस्तान मिर्जा के अंडर ही में रहा करते थे, मस्तान मिर्जा की हर बात को माना करते थे, बल्कि ये सारे लोग मस्तान मिर्जा को अपना गुरु बताया करते थे। दिलचस्प बात ये है कि मस्तान मिर्जा को कभी भी गिरफ्तार यानी कि अरेस्ट वगैरह भी नहीं किया जाता था। वजह यही बताई जाती है कि क्योंकि मस्तान मिर्जा की तरफ से पुलिस और कस्टम से जुड़े हुए लोगों को पैसे या फिर कीमती तोहफे दिए जाते थे, और जो इस तरह से भी नहीं मानता था तो उसका मस्तान मिर्जा की तरफ से ट्रांसफर करवा दिया जाता था, क्योंकि जाहिर है बॉलीवुड या फिर पॉलिटिक्स से जुड़े हुए बड़े बड़े लोगों के साथ मस्तान मिर्जा के सीधे कनेक्शन थे। हालांकि दोस्तों, उसी दौर में जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ से पूरे देश में इमरजेंसी का ऐलान किया गया, देश के सभी ताकतवर मशहूर नेताओं और अहम और मशहूर लोगों को जेलों में डाला गया, तो साथ ही मुंबई के मस्तान मिर्जा को भी जेल में डाला गया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने मस्तान मिर्जा का नाम भी काफी सुन रखा था। इमरजेंसी के दौर में हाजी मस्तान यानी कि मस्तान मिर्जा लगभग 18 महीने तक लगातार जेल में रहे, और इसी जेल के दौरान ही उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आया, या फिर ये कहिए कि उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। और जिंदगी बदली जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण की वजह से, जिनसे हाजी मस्तान की मुलाकात जेल में हुई थी। जयप्रकाश नारायण को ये भी पता चला था कि हाजी मस्तान ने इमरजेंसी के दौरान बाहर बहुत सारे अपोजिशन लीडर को यानी कि एक्टिविस्ट और नेताओं को इंदिरा गांधी की पुलिस से बचाने में काफी मदद की थी, तो इससे भी जेपी काफी खुश थे। फिलहाल जयप्रकाश नारायण ने हाजी मस्तान से ये वादा लिया था कि वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे अपनी जिंदगी में कि जो उनके देश के खिलाफ हो।
हाजी मस्तान ने न सिर्फ वादा किया बल्कि ये भी कहा कि वो बाहर निकल कर जो गलत काम करते भी हैं उन सबको भी छोड़ देंगे। जेल से बाहर आने के बाद मस्तान मिर्जा ने जयप्रकाश नारायण से किया हुआ वादा निभाया और धीरे धीरे गलत कामों से किनारा करना शुरू कर दिया और इसी इरादे के साथ 80 में हज भी किया और इसी हज की वजह से ही मस्तान मिर्जा अब लोगों के लिए हाजी मस्तान बन गया। बाद में हाजी मस्तान की तरफ से एक पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक पार्टी भी बनाई गई थी जिसका मकसद था दलित और मुस्लिम लोगों का विकास करना। लेकिन हाँ, हाजी मस्तान को राजनीति में ज्यादा कामयाबी न मिल सकी। इस पॉलिटिकल पार्टी का दिलीप कुमार ने खूब बढ़ चढ़कर प्रचार किया था। हाजी मस्तान के अलावा अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उस दौर में अब धीरे धीरे अरुण गावली, छोटा राजन या फिर दाऊद इब्राहिम जैसे कई नाम उभर चुके थे। मगर हाँ, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था ये बात भी क्लियर हो चुकी थी कि हाजी मस्तान का उत्तराधिकारी यानी कि हाजी मस्तान के चले जाने के बाद उनकी जो जगह लेगा वो दरअसल दाऊद इब्राहिम होगा। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि हाजी मस्तान के अपने धंधे को लेकर कुछ कायदे कानून थे। उनका कहना था कि जितने भी स्मगलिंग वगैरह होगी वो सोना चांदी जैसी चीज़ों की ही होगी, शराब, ड्रग्स या वेपन्स वगैरह की स्मगलिंग नहीं की जाएगी। साथ ही हाजी मस्तान की तरफ से दाऊद इब्राहिम को भी ये नसीहत की गई थी कि हमेशा आम लोगों को अपने धंधे वगैरह से दूर रखो, क्योंकि जब तक तुम आम लोगों से दूर रहोगे, अपने धंधे की वजह से उनको कोई नुकसान वगैरह नहीं पहुंचाओगे, तब तक पुलिस भी तुम्हारे पीछे कभी नहीं आएगी। इसीलिए हाजी मस्तान की तरफ से अपना काम धाम करने की जो टाइमलाइन दी गई थी वो दरअसल रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक की थी। यानी जितना भी ये स्मगलिंग वगैरह का काम करना है ये सारा रात में ही करना है, क्योंकि अगर तुम ये सारा काम रात में करोगे तो जाहिर है आम लोगों के बीच में नहीं आओगे, और जब आम लोगों के बीच में नहीं आओगे तो पुलिस भी ऑटोमेटिकली तुम्हारे बीच में नहीं आएगी। ये दरअसल आप कह सकते हैं कि हाजी मस्तान का अपना एक फलसफा और अपना एक मंत्र था। फिलहाल हज वगैरह करने के बाद जब हाजी मस्तान ने पॉलिटिक्स में एंट्री मारी तो जैसे जैसे वो पॉलिटिक्स में घुसते गए वैसे वैसे अब अंडरवर्ल्ड में उनकी पकड़ कमजोर पड़ती चली गई। दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम का कद बढ़ता चला गया और इतना ज्यादा कद बढ़ गया कि अब दाऊद इब्राहिम ने हाजी मस्तान का गैंग छोड़ दिया, यानी एक तरीके से उनसे ही बगावत कर डाली और खुद अपना ही काम धंधा शुरू किया और अपने ही कायदे कानून बनाए। ड्रग्स, शराब, हथियार, इस तरह की सारी ही चीजों की स्मगलिंग और धंधे शुरू कर दिए कि जिनके बारे में हाजी मस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था। आप कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में आने के बाद जैसे जैसे हाजी मस्तान की जिंदगी बदलना शुरू हुई और अंडरवर्ल्ड में उनकी पकड़ कमजोर पड़ना शुरू हुई, वैसे वैसे अब अंडरवर्ल्ड का चेहरा ही बदल गया। एक दूसरे की गैंग से आगे निकलने की होड़ में दुश्मनियां इतनी आगे बढ़ी कि कत्लेआम शुरू हो गए, और वो भी मुंबई की बीट सड़कों पर। RDX और AK-47 जैसी चीजों की भी स्मगलिंग होने लगी। फिलहाल ये तो अपने आप में ही एक अलग टॉपिक है जिसका ताल्लुक सीधे तौर पर दाऊद इब्राहिम की जिंदगी के साथ है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो आने वाले दिनों में दाऊद इब्राहिम के ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दी जाएगी। वापस आए अगर अपनी कहानी पर, तो हाजी मस्तान ने अपनी जिंदगी के ज्यादातर आखिरी दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारे थे और आखिरकार 25 जून सन 1994 को हार्ट अटैक की वजह से 68 साल की उम्र में हाजी मस्तान ने इस दुनिया को अलविदा कहा। दोस्तों, मुंबई के अंदर हाजी मस्तान की छवि एक रॉबिन हुड की भी मानी जाती थी। यही वजह थी कि सुबह होते ही हाजी मस्तान का न सिर्फ दरबार लगता था बल्कि लंबी कतारों में लोग घर के बाहर आकर खड़े हो जाते थे जिनको अपने इंसाफ कराना होते थे या फिर मदद वगैरह चाहिए होती थी। फिलहाल हाजी मस्तान की फैमिली आज भी मुंबई के अंदर रहती है, जिसमें 2 तो उनकी बेटियां हैं जबकि एक बेटा है कि जिसको हाजी मस्तान ने किसी दौर में गोद लिया था और जिसका नाम है सुंदर शेखर। तो दोस्तों, ये तो थी हाजी मस्तान की कहानी। बाकी आज की ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी जरूर करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे सेकंड चैनल कि जिस पर मैं न्यूज़ और मेनली इजराइल और फिलिस्तीन के मैटर को कवर करता हूँ उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी सारे ज़ोहेब लिख कर सर्च भी कर सकते हैं। ये वीडियो भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए मेरे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।